हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम डिस्कस कर रहे हैं सीसेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। अब इसके पीछे का कारण क्या है डिस्कस करने का कारण यही है कि अगर आप पिछले कुछ सालों से नोटिस कर रहे हो ना, तो हर साल एक ना दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। एक दो बार थोड़े टफ क्वेश्चन आए हैं, कई बार काफी इजी क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो चार क्वेश्चन हम आज करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो हमारा तरीका रहता ही है, ताकि अच्छे से आप कहीं ना कहीं सीसेट की तैयारी कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी 2019 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल और उनको अप्लाई भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। उसकी तरफ बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-25 बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल। अब ये जो सीटीआर है, दिस स्टैंड्स फॉर क्लास टेस्ट रिवीजन मॉडल, और साथ में ही आपको यहाँ पे इवेल्युएशन कंपोनेंट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब ये जो पर्टिकुलर हमने डिजाइन किया है ना, हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च के बाद डिजाइन किया है, जहां पर यूपीएससी के जो भी चेंजिंग फीचर्स हैं, जैसे जैसे यूपीएससी अपने आप को चेंज करता जा रहा है टाइम के साथ, उसी तरह से ये मॉडल भी अपने आप को उस तरह से अलाइन कर रहा है, ताकि आप चीजें समझ पाओ यूपीएससी के रिगार्डिंग एंड अपनी तैयारी को यूपीएससी के लेवल तक लेके जा पाओ, ताकि अच्छे से आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ एंड अपनी मनपसंद सर्विस को ले पाओ। राइट, ये जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप डेफिनेटली हमारी टीम को इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, डाउट सॉल्व मित्र हो गया, कॉन्सेप्चुअल जीएस क्लास हो गया, मेमोरी क्रिएटर हो गया, स्मार्ट शीट ट्रैकर, ये सारे इनोवेटिव फीचर्स आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं आपको यूपीएससी की तैयारी एक अच्छे ढंग से करने के लिए। राइट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा मैं बता रहा था, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल एक बार क्विकली हम समझ लेते हैं। जैसे जब मैं बात करता हूं 2 की, तो कोई नंबर 2 से डिवाइड करता है या नहीं करता, कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी चीज है, हमें देखना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट होती है। अगर तो जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 ये होती है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड करता है। कहने का मीनिंग क्या? अगर वो नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड करेगा, अगर ऑड होता है तो नहीं डिवाइड करेगा। तो कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, 7, 5, 3, 8, 4, 2, अगर कोई पूछे 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, आपने बस आखिरी डिजिट चेक करी कि हाँ भैया ये तो 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आप 2 के बारे में समझ गए होंगे। अगर बात करते हैं 3 की, 3 के केस में क्या होता है? 3 का रूल है कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। समझ गए? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 7, 3, 4, 2, 8, 6। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो क्या करना है? हमें सिंपली इसका सम ले लेना है। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 30। क्या 30 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? द आंसर इज यस। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, 3 10 30 ना, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, कहने का मीनिंग क्या? ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड करेगा। तो 3 का रूल क्या है? सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सर 3 का भी समझ आ गया। चलते हैं 4 की तरफ। अब 4 के केस में क्या है? 4 के केस में हम देखेंगे लास्ट की दो डिजिट्स। अगर तो आखिरी की जो दो डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होती हैं, तो हम बोल देंगे नंबर 4 से डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई नंबर है 2, 5, 3, 7, 8, 4, 6। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो आपको पूरा नहीं चेक करना, आपको बस आखिरी के दो डिजिट देखने हैं। आखिरी दो डिजिट क्या है? 46। क्या 46 4 से डिवाइड होता है? आंसर इज नो। यहाँ रिमाइंडर आएगा ना 2, 4 11 44, तो 2 रिमाइंडर आएगा बिल्कुल। तो कहने का मीनिंग क्या? अगर आखिरी की दो डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, इसका मीनिंग ये है कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। तो आई होप आपको 4 का भी पता लग गया होगा। 5 का देख लेते हैं। 5 का क्या है? आखिरी डिजिट। आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तब वो 5 से डिवाइड करेगा। जैसे कोई भी नंबर मान लो 3, 7, 8, 2, ठीक है, 6, 4, 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 5 से डिवाइड होता है, तो आखिरी डिजिट क्या 0 है या 5 है? नहीं है, तो ये नहीं डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो बिल्कुल डिवाइड होता। तो बस आखिरी डिजिट चेक करनी है 5 के केस में। अगर वो 0 होती है, 5 होती है, तो वो डिवाइड कर जाएगा। सर 6 का क्या होता है? 6 का केस बहुत सिंपल है। 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे कि जो नंबर होना चाहिए वो 2 से भी एंड 3 से भी डिवाइड करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपको कोई नंबर देता हूं 5, 4, 3, 8, 6, 7, 4। मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 6 से डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले तो चेक करो कि क्या ये 2 से डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल आखिरी डिजिट चेक करो, क्या 2 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब चेक करो 3 का। 3 का क्या हमने पढ़ा था? 3 का हमने यही पढ़ा था ना कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम एक बार चेक कर लो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 7 33,
प्लस 4 37। क्या 37 3 से डिवाइड होता है? द आंसर इज नो, नहीं होता। रिमाइंडर आता है 1। तो कहने का मीनिंग क्या, ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं करेगा। तो 6 का बड़ा ही सिंपल है, वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड करे और 3 से भी डिवाइड करे तभी वो 6 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? तो सर 6 के बाद 7 कहाँ गया? देखो 7 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। चलते हैं 8 की तरफ। 8 के केस में क्या देखते हैं? लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। देखो सर थोड़ा सा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, 2 के केस में हमने क्या देखा? हमने देखा लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिवाइड 2 से। 4 के केस में क्या देखा? हमने देखा लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखी थी, सिंगल लास्ट डिजिट। यहाँ पे 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट देखी। 8 के केस में क्या देखा? आखिरी की 3 डिजिट। ऐसा पता क्यों हो रहा है? देखो 2 क्या होता है? 2 की पावर 1। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। तो जब भी हम चेक करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 का केस देखा तो बस एक आखिरी की डिजिट देख ली, क्या वो 2 से डिवाइड करेगी? 4 के केस में क्या देखा? आखिरी की 2 डिजिट। 8 के केस में क्या देखेंगे? आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करनी चाहिए। अगर कोई आपको 16 से चेक करना चाहे तो आखिरी की 4 डिजिट बस देख लो कि क्या वो 16 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। सिंपल। ठीक है, तो 8 के केस में सर क्या हो गया? आखिरी की 3 डिजिट्स। तो कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो 5 4 8 9 6 7 2 है, ऐसे कोई नंबर है। अब आपसे पूछे कोई 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, आपने आखिरी के 3 डिजिट देखनी है बस, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली देख लो 8 8 64। ठीक है, 3 बचा तो ये 84 आ गया। 84 इंटू 8 इज 672। तो ये बात डिवाइड होती है बिल्कुल, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का क्या बना? आखिरी की 3 डिजिट डिवाइड करनी चाहिए 8 से। सर 9 का क्या होता है? 9 का बड़ा सिंपल है। 9 का क्या होता है? सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है ना? तो कोई भी बड़ा सा नंबर भी हो, ठीक है, जितना मर्जी, चलो इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 8 7 2 5 या 9 6 4, इसका देख लो तो इनका सम देखना है। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 6 36 प्लस 4 40। क्या 49 से डिवाइड करता है? द आंसर इज नो, नहीं करता। यहाँ रिमाइंडर आ जाता है ना 4, तो इस वजह से पूरा का पूरा नंबर ये 9 से डिवाइड नहीं करेगा। उसी तरह से 10 का देख लो। 10 का क्या होता है? यूनिट डिजिट जो होगी ना आपकी, वो 0 होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट डिजिट 0 है तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये नंबर 10 से डिवाइड करेगा। तो कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 4 6 4 8 2 3, तो 10 से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, आखिरी डिजिट 0 नहीं है ना, तो नहीं करेगा। सिंपल। 11 का क्या होता है? देखो 11 का भी समझना। 11 में क्या होगा ना, आपको कोई नंबर है, मान लो जैसे 1 3 3 1 है। अब यहां पर एक होते हैं आपके ऑड डिजिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑड पे आ गया। ठीक है, ऑड डिजिट पे आता है ना। ऑड मतलब, कहने का मतलब क्या, ये देखो ये पोजीशन कहने का पॉइंट है। ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, ये पोजीशन 3 पे है, ये पोजीशन 4 पे है। अब 1 और 3 ऑड पोजीशंस हैं, 2 और 4 इवन पोजीशंस हैं। तो ऑड पोजीशन वाले हैं ना, पहले उनको देखो। ऑड पोजीशन का सम क्या आएगा? 3 + 1 4। इसी तरह से इवन पोजीशन पे ये वाले नंबर हैं, ये वाले। ठीक है ना? तो इवन पोजीशन वालों का सम क्या आएगा? 3 + 1, ये भी 4 आएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 11 के केस में जो ऑड का सम आया, कितना आया? 4, उसको माइनस कर देंगे कहां से? इवन वाले से। वो क्या है? 4। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 4 क्या बना? 0। अगर ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, जब उनको डिफरेंस करेंगे, उनको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो 0 आए या फिर डिविजिबल बाय 11 आए, तब हम बोलेंगे कि पूरा नंबर 11 से डिवाइड करेगा। कहने का मीनिंग क्या? पहले ऑड वाले डिजिट्स लेनी है, उनका सम कर लिया, इवन वाले डिजिट्स लेनी है, उनका सम कर लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया हमारे पास, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 22 इस तरह से कुछ आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये नंबर 11 से डिवाइड करता है। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे 12 की तरफ। देखो 12 का भी बहुत सिंपल है। कैसे चेक करेंगे 12 का? 12 का चेक करने का बहुत ही सिंपल है, 3 × 4। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड करता है एज वेल एज 4 से भी डिवाइड करता है, तब हम क्या बोल देंगे कि भैया ये नंबर 12 से डिवाइड करेगा। सिंपल है। 3 का हम जानते हैं कैसे होते, देखते हैं, और 4 का भी जानते हैं, तो 12 का भी पता लग गया। ठीक है, तो एक बार क्विकली यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। 2 का क्या था? 2 का देखो क्या था? आखिरी डिजिट जो होनी चाहिए 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर गया। 3 का क्या था? सम इज डिविजिबल बाय 3, ये भी हमने देखा। 4 के केस में क्या देखा? आखिरी की 2 डिजिट हमें 4 से डिवाइड देखनी पड़ेगी, अगर वो डिवाइड करती है तो पूरा नंबर डिवाइड करेगा। 5 के केस में आखिरी डिजिट आपकी 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के केस में क्या करेंगे? जो सम नंबर होगा वो 2 से भी डिवाइड करे, 3 से भी डिवाइड करे, अकॉर्डिंगली हम बोल देंगे कि हाँ ये नंबर जो है वो 6 के भी डिवाइड करेगा। 8 का क्या देखा था? कि जो आखिरी की 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड करनी चाहिए। 9 के केस में हमने देखा कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 के केस में क्या देखा? कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 0 होनी चाहिए। 11 के केस में हमने क्या देखा?
ऑड डिजिट और इवन डिजिट का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 हो या 11 से डिवाइड करे, वो हमारा 11 से अकॉर्डिंगली डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। 12 का भी हम समझ गए, 3 और 4 से जो नंबर डिवाइड करता है वो अकॉर्डिंगली 12 से भी डिवाइड होगा ही होगा, राइट। तो ये थे हमारे थ्योरी पार्ट। अब अप्लाई भी तो करना है। अब 4 क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, मुझे जो कमेंट्स में बताओगे कि कितने आपके ठीक हुए। चलो स्टार्ट करते हैं एक करके। ये देखो 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा, एक 8 डिजिट का नंबर है, इसको लिख लेते हैं 42527446B, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आता है 0। ऐसी कितनी बी की वैल्यू हो सकती है। तो हमें सर 3 का तो पता है, क्या था 3 का सम देखना है, तो सम देख लो। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, + 4 24, + 6 30 + b। तो कहने का सम क्या बना, सम बना आपका 30 + b। ठीक है सर, सम तो ये बन गया। अब मुझे बताओ 30 के आसपास ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 30 से ऊपर। तो एक तो देखो आप जानते हो 30 ही होता है जो 3 के टेबल में आते हैं। एक 30 हो गया, एक 33 हो गया, 36 हो गया, 39 हो गया, इस तरह से ये नंबर्स आए। अब मुझे बताओ क्या बी की यहाँ पर वैल्यू पॉसिबल है कि इनके रिगार्डिंग ये सम आ पाए। ये सम मैंने क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है ना कि 3 से कोई चीज डिवाइड करनी है, तो क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि उसका सम 3 से डिवाइड करे। तो बस सम बस देख लिया। यहाँ पर अगर बताओ कि अगर सम मान लो होता है 30, तो बी की कुछ वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, आंसर इज यस। अगर बी की वैल्यू होती है 0 तो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है, तो एक वैल्यू बी की आ जाएगी 0, ठीक है। अगर उसका सम 33 है तो क्या कोई बी की वैल्यू पॉसिबल है, आंसर इज यस। तब बी की वैल्यू अगर 3 होती तो 30 + 3 33 बन जाता, तो ये भी एक बी की वैल्यू पॉसिबल है। उसी तरह से एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आती है तो 36 बन जाएगा। अगर बी की वैल्यू 9 होती है तो एक और ऑप्शन बन जाएगा। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ, बी की 4 वैल्यूज बनी 0 3 6 9। आप में से सोच रहे होंगे सर अगला वैल्यू ले लो 42 ले लो, नहीं 42 लोगे ना तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12। बी तो एक डिजिट है ना, तो बी की वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, कोई नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये डिजिट है। तो कहने का पॉइंट ये बना कि सिर्फ 4 ही वैल्यूज पॉसिबल बनी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 4। अगर पता होता कि बी का सॉरी जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम इज डिविजिबल बाय 3, तो उसके बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाते, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। तो ये हो गया 2019 का क्वेश्चन। 2020 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो क्या पूछा, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बट आंसर इज नो, ये डिविजिबिलिटी रूल्स का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पहली बात तो पूछ रहे हो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप जानते हो वो नंबर जो कहीं ना कहीं बस अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा उनका कोई किसी और से वो डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि 1 2 3 4 एंड 5 को यूज करना है और डिजिट्स रिपीट में नहीं होनी चाहिए और सबको यूज करना है। तो आप एक बार देखो इन पांचों डिजिट्स को ना हमें यूज करना ही करना है, तो एक बार इनका सम निकालने की कोशिश करो। इन पांचों का एक बार सम देखो, सम क्या बना इनका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये बना कितना, ये बना 15। अब देखो 15 जैसे मैंने देखा ना, अब आप जानते हो कि ये 15 है ना वो 3 से डिवाइड कर जाता है, 3 5 जार 15। कहने का पॉइंट ये है कि आप कोई भी नंबर बनाओ 4 3 2 1 5 5 3 4 2 1 एनीथिंग नंबर, कोई भी नंबर बनाओगे ना जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बनेगा, उसका सम हमेशा 15 ही रहेगा। और 15 तो हमेशा 3 से डिवाइड करता ही करता है। कहने का मीनिंग क्या, कि जो भी नंबर बनेगा ना वो 3 से हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर वो 3 से डिवाइड कर गया, क्या वो प्राइम नंबर बनेगा, द आंसर इज नो। तो 5 डिजिट प्राइम नंबर यहाँ पे एक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आप नंबर बनाओगे कहीं ना कहीं उसका सम हमेशा 15 ही आएगा एंड वो 3 से हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। लग रहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, पर है असल में डिविजिबिलिटी रूल्स का क्वेश्चन। आई बात समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे 2020 के अंदर। क्या पूछा यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब क्या, जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से भी डिवाइड करते हैं और 3 से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल सकती है, देखो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ना 6 का, क्या पढ़ा था 6 का रूल, यही तो पढ़ा था कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड करे और 3 से भी, एंड था ना बीच में, एंड 3 से डिवाइड करे वो सारे के सारे 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो बिल्कुल, तो कंक्लूजन वन तो बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। अभी तो पढ़ा था कि 6 को डिवीजन चेक करना है, क्या चेक करते हैं कि नंबर 2 से भी डिवाइड करे और 3 से भी डिवाइड करे, अकॉर्डिंगली वो नंबर डिवाइड कर जाएगा 6 से। तो पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही लॉजिकल है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा ही होगा, आंसर इज नो। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो अलग था, ठीक है, हमने देखा कि आखिरी की 2 डिजिट्स वहां पे चेक होती हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो नंबर 3 से डिवाइड करे ही करे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता, आप एग्जांपल लेके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो 2 से नंबर्स जैसे 2 4 6 8
10, 12, 14, 16 इस तरह से होते हैं। और 3 से नंबर डिवाइड कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से, मतलब दोनों का टेबल लिख लिया। अब क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए ना, तब अब देखो कॉमन नंबर्स कौन से हैं। कॉमन है 6 है, कॉमन यहाँ पे आपको 12 देखने को मिलेगा, कॉमन आपको यहाँ पर 18 देखने को मिल जाएगा। अब देखो क्या ये जितने भी नंबर मैंने ग्रीन के साथ हाईलाइट किए हैं, क्या ये 6 से डिवाइड होते हैं? आंसर इज यस, 6 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी हो रहा है डिवाइड यहाँ पे, और 18 भी हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। सेकंड, क्या ये सारे नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं? आंसर इज नो। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। ये भले ही हो रहा है पर ये भी नहीं हो रहा है 18 वाला। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपने दोनों तरीके से इसको प्रूव कर दिया कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1। देखने में मुश्किल लग रहा था पर मुश्किल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल पता हो तब तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं भी पता होता तब भी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2022 के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो आजकल आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, आईपीएल चल रहा है। इनफैक्ट आज मेरी फेवरेट टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है, ऑल्दो कभी जीती नहीं है बट मुझे काफी पसंद है ये पर्टिकुलर टीम, ठीक है। आप भी अपनी पर्टिकुलर टीम कौन सी पसंद है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, आईपीएल अगर आप देखते हो तो। देखो होता क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो बहुत सारे हमें प्लेयर्स क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आईपीएल में तो बहुत खासकर बहुत सारे इसमें से कुछ ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो पहली बॉल से चौका छक्का, हर बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं कि हर बॉल पे मैं मारता रहूं मारता रहूं मारता रहूं। पर देखो इन दी एंड आप सभी जानते हो कि जो सबसे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, तो एक्चुअल में एक अच्छा प्लेयर क्यों बनता है, यानी कि बेस्ट प्लेयर क्यों बनता है? क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को ना पता होता है, क्या पता होता है कि कौन सी बॉल पे चौका मारना है, कौन सी बॉल पे 6 मारना है, कौन सी बॉल पे डिफेंड करना है एंड कौन सी बॉल को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो अगर कहीं ना कहीं किसी प्लेयर को ये सारी चीजें नहीं पता और वो कोशिश करे कि मैं हर बॉल पे अटेम्प्ट करूं, ठीक है, हर बॉल पे कोशिश करूं चौका मारने की, तो कहीं ना कहीं वो शायद एक गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है और वो जल्दी आउट हो जाएगा। अब सर आप ये स्टोरी क्यों बता रहे हो? स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये यूपीएससी 2022 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना क्या किया, ये इन्होंने क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया, उन्होंने कोशिश करी इसको सॉल्व करने की और सॉल्व करने में ना 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से लगा दिए। क्या ये समझदारी थी? द आंसर इज नो। फिर हुआ पता क्या, 2 घंटे में हमने कितने क्वेश्चन करने थे? 80 क्वेश्चन करने थे। पर हुआ क्या, 2 घंटे के बाद में ना वो 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, आखिरी के 15-20 क्वेश्चन कभी देख ही नहीं पाए। रीजन क्या था कि इस तरह के क्वेश्चंस को उन्होंने पिक कर लिया जिन्होंने टाइम आपका काफी खा गए, काफी 5-7 मिनट आपके वेस्ट कर गए। तो जरूरत क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर भी कौन सी बॉल को आपको प्ले करना है, कौन सी बॉल को आपको नहीं प्ले करना, ठीक है, कौन सी बॉल छोड़ देनी है। अगर टाइम बचता है एग्जाम के बाद तब भले इसको एग्जाम को मतलब एज इन ना आपका एग्जाम टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया, अभी 10 मिनट बचे हैं, तब कर लो इसको अटेम्प्ट। पर पहले राउंड के अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी आप कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हो। क्वेश्चन चाहे टफ हो चाहे इजी हो, जो मार्क्स हैं वो दोनों के तो बराबर ही है ना, ठीक है ना, दोनों के 2.5 मार्क्स ही मिलने हैं आपको। तो क्यों ना आप इजी क्वेश्चन करते हुए 2.5 मार्क्स ले लो, ठीक है। ये बाद में बता देना कि यार इतना टफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? तो पेपर अटेम्प्ट करना भी बड़ा जरूरी है कि किस तरह से करना है, ठीक है। कार्ड्स के साथ आप कैसे प्ले करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता आप अपनी कार्ड्स चूज नहीं कर सकते, पर कार्ड्स के साथ कैसे खेलना है ये हमेशा आपके हाथों में होता है, ठीक है। अब चलो, अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा तो अब मैं थोड़ा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, बट अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कि सबसे आखिर में अटेम्प्ट करो अगर आपको करने ही है अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एन आई कार्ड हैज द नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डिजिट। इन डिजिट्स में से कोई ना कोई ये ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू है, ठीक है। ये कह रहे हैं जो पूरा नंबर है ना वो 9 से डिवाइड करता है, फिर उसके बाद बहुत सारी कंडीशन दे रखी है कि पहली डिजिट अगर हमने राइट से डिवाइड माइनस कर दी तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दी तो ऐसे हो गया। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक एक करके ना यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहले स्टार्टिंग में उसने क्या बोला कि एक हमारे पास नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये 7 डिजिट्स का हमारे पास नंबर देखने को मिला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 4 5 7 8 9, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 5 7 8 9, ये सारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। अब वो कह रहा है ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो देखो 9 से डिविजिबल होगा क्या, एक बार आप चेक करो। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, +8 27, +9 36। तो बिल्कुल भैया ये 9 से डिवाइड करता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कहने का मीनिंग क्या, राइट से एक नंबर हमने अगर हटा दिया
तो वो नंबर 6 से डिवाइड करेगा। तो एक काम करते हैं, राइट से एक नंबर हटा देते हैं, तो ये जो बाकी का नंबर होगा वो 6 से डिवाइड करेगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताओ क्या था। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही था कि कहीं ना कहीं जो आखिरी बेसिकली जो नंबर होगा वो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड करेगा, यही था। अब देखो 2 का कंडीशन क्या थी कि आखिरी की जो जो डिजिट होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। ये भी 2 का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, हमें f की वैल्यू का आइडिया लग गया। f की वैल्यू क्या है, इवन है। इवन इनमें से कौन है, 2 है, 4 है और 8 है। तो f कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2, 4 एंड 8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो f का आइडिया लग गया, चलो ठीक है, पहली कंडीशन से एटलीस्ट इतना तो पता लगा। अब आगे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से जब हमने 2 डिजिट को रिमूव किया, फिर क्या हुआ, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये देख लो, 2 डिजिट रिमूव कर दो पीछे से, तो f को भी रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 2 डिजिट रिमूव कर दी, तो बाकी का जो नंबर है वो 5 से डिवाइड करा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे जरा बताओ, क्या था 5 का डिविजिबिलिटी रूल, याद करो। यही तो था कि आखिरी जो नंबर होना चाहिए वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हमारे पास e की वैल्यू भी आ गई, या तो 5 है या 0 है, पर 0 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ e की वैल्यू क्या हो सकती है, e की वैल्यू 5 हो सकती है। तो e की वैल्यू तो भैया हमें मिल गई, चलो बहुत बढ़िया, e की वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं। आगे चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब ये इसका क्या मीनिंग हुआ कि आखिरी की 3 डिजिट हटाओ, ये भी हटा दिया, ये जो नंबर बना ये 4 से डिवाइड करता है, ये वाला नंबर ABCD। अब खुद बताओ, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड करता है तो कहीं ना कहीं क्या मीनिंग हुआ, मुझे इतना तो पता है कि D तो इवन ही होगा ना, समझ रहे हो, या ऑड होगा, बताओ। D इवन ही होगा, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करना है तो अकॉर्डिंगली डेफिनेटली इवन ही होगा। तो D की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो D की वैल्यू भी कहने का मतलब है कि D की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है। इवन क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज और नोटिस करो, जब हमने ना यहाँ पे नोटिस करो, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने ये चीज देखी थी कि जो पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड करता है, सॉरी, जो पूरा नंबर है वो 9 से डिवाइड करता है, और जो इतना नंबर है वो 6 से डिवाइड करता है। अगर आपने इतना नोटिस कर लिया कि ये जो नंबर था, ठीक है, ये जो नंबर था ये 9 से डिवाइड करता था और बाकी का नंबर है वो 6 से डिवाइड करता है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये वाला नंबर था, अगर आप नोटिस करो तो ये 3 से भी डिवाइड करेगा, समझ रहे हो। कहने का मीनिंग क्या है, अगर ये स्टार्टिंग वाला पूरा नंबर 9 से डिवाइड कर रहा था और उसको हटाने के बाद वो नंबर 6 से डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये जो नंबर हुआ उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। समझे नहीं समझे, समझने की कोशिश करो। अगर जी को हटाने के बाद ये पहले भी नंबर 3 से डिवाइड कर रहा था और जी को हटाने के बाद भी ये नंबर 3 से डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर से ना कहने का मतलब कोई 3 या 6 या 9 में से कोई हटा होगा, तभी तो पहले भी वो 3 से डिवाइड हो रहा था, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जी की वैल्यू 3, 6, 9 में से ही हो सकती है, पर यहाँ पे 3 और 6 तो है ही नहीं, तो जी की वैल्यू भी हमारे सामने आ गई। जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9। तो ये कुछ नंबर्स हमारे पास मिल चुके हैं, ठीक है, जी की वैल्यू पता लग गई है हमें। बाकी हमारे पास ई की वैल्यू भी आ चुकी है। उसके आगे कुछ और नंबर्स हैं, उनको देख लेते हैं। और क्या था, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जब हमने 4 डिजिट को हटा दिया, ठीक है, तो आखिरी नंबर क्या बना, वो 3 से डिवाइड करा, तो 4 हटा दो। 4 को जैसे ही हटाओगे, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब क्या बना, 4 डिजिट हटाने के बाद आखिरी के जो 3 नंबर बने ABC, वो डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। तो 3 का क्या था, मतलब A प्लस B प्लस C का हमें सम देखना है, वो 3 से डिवाइड करना चाहिए। चलो कोई नहीं, इसको भी अभी देख लेंगे। और क्या है हमारे पास ऑप्शंस में, और बचा है आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट फ्रॉम राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 5 डिजिट को हटा देंगे, एक और हटा दो, तो A और B ये होगा, ये 2 से डिवाइड करेगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया जो B है ना वो भी इवन है, क्योंकि इसका AB का यूनिट प्लेस क्या है, B है, तो B की वैल्यू क्या हुई, 2, 4 और 8। आई बात समझ में। तो अब यहां पे नोटिस करो हुआ क्या है, इसेंशियली हमने अगर नंबर्स आप नोटिस करोगे, हमारे पास B पता लग गया कि भैया B है 2, 4, 8, ठीक है, D भी पता है कि 2, 4, 8 में से है, और F भी क्या है 2, 4, 8। और बाकी पता क्या है हमारे पास, E की वैल्यू कंफर्म है 5 है, G की वैल्यू कंफर्म है 9 है। तो बाकी क्या बचे, बाकी बचा हमारे पास A और बचा C, और उनके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या बची। अब नोटिस करो, B इनमें से एक होगा, D इनमें से एक होगा, F इनमें से एक होगा, ठीक है, तो तीनों की वैल्यूज हमारे पास इन्हीं में से एक है, ठीक है, ये ऑड नहीं हो सकते। और बची कौन सी है हमारे पास, बची है हमारे पास एक वैल्यू बची है 1, एक बची है 7, ठीक है, यही बची है।
ए और सी की वैल्यू या तो 1 होगी या 7 होगी। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब हमसे उसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द मिडल थ्री नंबर ऑफ द थ्री डिजिट ऑफ द नंबर। मिडल थ्री कौन से हैं, सी डी ई, ठीक है, मिडल क्या है, तो पूछ रहा है वो सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू क्या होगी। तो देखो सी प्लस डी, ई की तो वैल्यू पता ही है 5, तो नंबर बना हमारे पास सी प्लस डी प्लस 5। अब जरा एक बार ऑप्शन देखो, ये सारे ऑप्शन है 8 9 11 12। अब देखो सी क्या होगा, सी आप जानते हो सी मस्ट बी ऑड, सॉरी सी क्या है ऑड, और डी क्या है, डी है हमारे पास इवन, और ये है ऑड। ऑड प्लस ऑड होता है इवन, और इवन प्लस इवन होता है वो भी इवन होता है, समझ रहे हो। कोई चीज मान लो 5 प्लस 3 आप करते हो, ऑड प्लस ऑड, ये बनता है आपका क्या, इवन। इवन प्लस ऑड करते हो, सॉरी इवन प्लस इवन करते हो तो वो भी इवन आता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑड प्लस, पहले ऑड प्लस ऑड कर रहे हो तो इवन आया, इवन प्लस इवन किया तो इवन आया। तो कहने का मीनिंग क्या, एक तो आंसर आपका पहले इवन होना चाहिए। इवन यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, 8 और 12। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मान लो हमने सी की वैल्यू लगा ली कोई भी, मान लो सी की वैल्यू हम 7 लेके चलते हैं। अगर सी की वैल्यू आप 7 लगाओगे और साथ में 5 तो है ही है, तो 7 प्लस 5 12 बना, प्लस डी, तो ये नंबर तो 12 से ऊपर चला गया, पर हमारा तो मैक्सिमम ऑप्शन ही 12 है। तो कहने का मतलब है सी की वैल्यू 7 तो नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या बचेगी, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1। तो सी तो 1 है, 1 प्लस डी प्लस 5, ये बना आपका, ये बना 6 प्लस डी। तो डी की वैल्यू अब क्या हो सकती है, डी की वैल्यू इनमें से कोई भी डाल के देखो। जैसे मान लो आपने 2 डाला तो 6 प्लस 2 बना आपका 8। क्या 8 ऑप्शन में है, आंसर इज यस, तो आपका यही आंसर है। तो उसी तरह से आप डी की वैल्यू 4 डालो, 6 प्लस 4 10, कि 10 ऑप्शन में था नहीं। 8 डालो, 6 प्लस 8 14, 14 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8। देखो मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, और भी आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए कहीं ना कहीं नंबर को भी डिटर्मिन कर सकते हो, पर उस उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जितना हमें चाहिए था उतना हमने समझ लिया। पर देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन था मुश्किल, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका टाइम कंज्यूमिंग, 5 मिनट लगने थे इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जरूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने की। अदरवाइज होता क्या, वही जो चीज आप 60 या 65 क्वेश्चन तक पहुंच पाते और आखिरी के 15-20 क्वेश्चन आप छोड़ देते। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करनी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। कहीं ना कहीं पूछना अपने सीनियर से, जो लोगों का सी सेट क्लियर नहीं ना होता, वो इसी वजह से क्लियर नहीं होता कि उन्होंने ढंग से क्वेश्चन को चूज नहीं किया कि किसको अटेम्प्ट करना है, किसको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखोगे, कहीं ना कहीं एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इज इट राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल्स के रिगार्डिंग जो टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। 4 क्वेश्चन किए हैं, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, पर मुझे बताना फिर भी कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से देख पाए। राइट फ्रेंड्स, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।